नमस्कार, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इसी श्रृंखला में आज हम एक नए सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जो कि बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है और काफी महत्वपूर्ण है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करने वाले। किस सिद्धांत की चर्चा करेंगे? बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम समझते जाएंगे कि बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है वो वास्तव में है क्या, किसने दिया था, और इस बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की। इसके कुछ उपनाम भी हैं, वो भी आप ध्यान में रखना। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत और इसके प्रतिपादक थे। प्रतिपादक एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था H.L. थर्स्टन। प्रतिपादक देखो, प्रतिपादक याद रखना है H.L. थर्स्टन। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहां के थे? अमेरिका के। उन्होंने यह सिद्धांत दिया था, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो थर्स्टन महोदय थे उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो बहुत सारे समूह से मिलकर बनी होती है, कि एक प्रकार की यूं मान सकते हो कि जो बुद्धि है वो समूह है जो होते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धि, देखो नाम से ही पता चला बुद्धि का कि सिद्धांत क्या करा है कि बुद्धि बहुत सारे समूहों से मिलकर बनी हुई होती है, और उनको समूह को बोला था प्राथमिक कारक। उन्होंने बुद्धि अनेक प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती है। उन्होंने कहा था कि बुद्धि क्या है? प्राथमिक कारणों से मिलकर, प्राथमिक कारकों से बनती है। किससे बनती है? प्राथमिक कारकों से बनती है बुद्धि। अब प्राथमिक कारक क्या चीज है? प्राथमिक कारक का मतलब यह होता है कि एक कैटेगरी होती है, एक समूह होता है, और उस समूह की सबकी विशेषताएं इसमें क्या होती है? प्राथमिक कारक में आ जाती है। जैसे इसकी संख्या हम पढ़ेंगे तो आपके और डिटेल से समझ में आएगा कि वास्तव में प्राथमिक कारक क्या है। तो पहले आपने बात रखनी है कि जो प्रतिपादक थे H.L. थर्स्टन, उन्होंने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि बुद्धि बहुत सारे प्राथमिक कारकों में विभाजित होती है, और ये प्राथमिक कारक या प्राथमिक समूह, एक जो समूह होते हैं उन्हीं को उन्होंने क्या कहा था? प्राथमिक कारक कहा था। तो प्राथमिक कारकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? बुद्धि का निर्माण होता है। अब देखो इन्होंने जो समूह बताए वो बहुत सारे समूहों का विभाजन उन्होंने किया। उन्होंने जो समूह बताए वो थे सात समूह या 7 प्राथमिक कारक होते हैं, उनसे मिलकर बुद्धि बनती है। पहला है शाब्दिक योग्यता, दूसरा है मानसिक योग्यता, तीसरा है शब्द प्रवाह योग्यता, चौथा है स्थानिक योग्यता, पांचवा है तर्क योग्यता, छठा है स्मृति योग्यता, और सातवां है प्रत्यक्षीकरण योग्यता। देखो आपने जो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था उसमें भी इसी प्रकार का विभाजन किया गया था, लेकिन गार्डनर महोदय ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, लेकिन यहां बुद्धि के प्रकार नहीं बताए। उन्होंने कैटेगरी या प्राथमिक कारकों का नाम इसमें जोड़ा है उन्होंने कि ये प्राथमिक कारक है। कि जैसे शाब्दिक योग्यता है, वर्बल एबिलिटी है, उसके अंतर्गत शब्दों को समझना, शब्द बोल पाना, ये सारी के सारी जो क्रियाएं हैं वो एक समूह में उन्होंने बांटी और उसी को बोल दिया शाब्दिक योग्यता। इसी प्रकार मानसिक योग्यता या अंकिक योग्यता, किसको कह सकते हो? अंकिक योग्यता। अंकिक योग्यता इसमें क्या होता? नंबरिंग सिस्टम समझ में आता है, अंकों को समझा जाता है। मानसिक योग्यता नहीं कह सकते इसको, नंबरिंग योग्यता एबिलिटी बोल सकते हो। तो इसमें नंबर्स को समझा जाता है। नंबर से जितनी संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती है वो इस बुद्धि में आती है। शब्द प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी जो है, इसमें शब्दों को किस प्रवाह से, उतार चढ़ाव से बोला जाता है, वो आती है शब्द प्रवाह योग्यता। स्थानिकी योग्यता का मतलब होता है, जिस प्रकार गार्डनर ने कहा था
कि उन्होंने कहा था, मूर्तिकार का उदाहरण दिया था, चित्रकार का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी जो थ्रस्टन महोदय थे उन्होंने भी स्थानिकी योग्यता का जिक्र इसमें किया था प्राथमिक कारकों में। इसके अलावा तर्क योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं इसको, इसके अंतर्गत जो विद्वान होते हैं, दार्शनिक होते हैं या वैज्ञानिक जो होते हैं, वो उसमें प्राथमिक कारक कौन सा होता है? तर्क योग्यता का। स्मृति योग्यता के अंतर्गत जो चीजें याद करनी है, जिन चीजों को भूल गए, उनसे संबंधित जो प्राथमिक कारक होता है वो मेमोरी एबिलिटी होती है। और प्रत्यक्षीकरण योग्यता के अंतर्गत आप यूं समझ सकते हो कि जो चीज सामने होती है उसके बारे में सोच विचारना, उसका बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे सोचता है, तो वो होती है परसेप्शन एबिलिटी या अवधारणात्मक। इसका नाम अवधारणात्मक भी कर सकते हो आप। अवधारणा क्या बनती है? आपको किसी को देखकर जो अवधारणा बनती है उससे संबंधित प्राथमिक कारक है प्रत्यक्षीकरण योग्यता या परसेप्शनल एबिलिटी कहते हैं। इस प्रकार जो थर्स्टन महोदय थे उन्होंने ये जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अलावा मैं आपको बात बता दूं कि इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी थे। तो उपनामों की चर्चा हम कर ले थोड़ी सी कि उपनाम कौन कौन से थे। तो आपको पता है कि इस सिद्धांत का नाम मैंने पहले बताया कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है। ये बुद्धि का कौन सा पहला नाम इसका हो गया? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत पहला नाम। दूसरा इसका एक और नाम था, दूसरा इसका नाम था समूह तत्व सिद्धांत भी कह सकते हैं। समूह तत्व सिद्धांत, इसका दूसरा नाम था समूह तत्व सिद्धांत। सिद्धांत तीसरा इसका एक और नाम था संघसत्तात्मक सिद्धांत। संघसत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। संघसत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा एक और नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो थर्स्टन महोदय थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पहले पुस्तक का मैं जिक्र कर लूं कि उन्होंने पुस्तक लिखी थी। पुस्तक उन्होंने क्या लिखी थी? पुस्तक का नाम याद रखना। एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने जिसका नाम था पीएमए। यूं याद रख सकते हो आप, पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। एक पुस्तक लिखी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये उनकी पुस्तक थी। और इसी पुस्तक से संबंधित इसको भी क्या कहते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। इसका अलग से और नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो काफी उसके उपनाम हो गए। किसने दिया था इसको? थर्स्टन ने। थर्स्टन ने कितने बताए थे? वैसे 7 महत्वपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने टोटल बताए थे 13 प्राथमिक कारक, लेकिन 7 को उन्होंने महत्वपूर्ण माना था, जिनकी हमने चर्चा की थी। इसके अलावा इनके साथ एक और विद्वान थे जिनका भी जिक्र करना चाहिए। उन विद्वान का नाम था केली। जो केली महोदय थे उन्होंने भी इस सिद्धांत को बढ़ाने में योगदान दिया। और केली ने कहा कि प्राथमिक कारक 7 नहीं होते, प्राथमिक कारक कितने होते हैं? 9 प्राथमिक कारकों का जिक्र केली महोदय ने किया था। उनकी केली की एक किताब भी काफी लोकप्रिय हुई थी। उस किताब में सिद्धांत के बारे में जिक्र किया था। उस किताब का नाम था क्रॉसरोड्स इन माइंड ऑफ मैन। ये किताब उनकी काफी प्रसिद्ध थी, रोड्स इन माइंड ऑफ मैन। ये किसकी पुस्तक थी? केली की। और केली ने कितने प्राथमिक कारकों का जिक्र किया था? 9 प्राथमिक कारकों। और ये सिद्धांत दिया गया था 1938 में। ये सिद्धांत कब का है? 1938 में। तो एक बार मैं आपको फिर वापस बता दूं कि जो समूह कारक सिद्धांत था, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, वो ये मानता है कि एक जैसी बुद्धियों को मिलाकर एक प्राथमिक कारक बनता है। और प्राथमिक जो कारक बनता है उसको 7 भागों में, 7 प्रकार के प्राथमिक कारकों में थर्स्टन ने बांटा, जबकि केली ने कितने भागों में बांटा? इसको 9 भागों में बांटा।
इस सिद्धांत के उपनाम है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत भी कह सकते हो। दूसरा इसका उपनाम है समूह तत्व कह दो। तीसरा इसका नाम संसत्तात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। और चौथा उन्होंने जो पीएमए किताब लिखी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो किताब लिखी, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में केली ने इसके 9 बताए और उन्होंने किताब लिखी थी क्रॉस रोड्स इन माइंड ऑफ मैन, ये उनकी प्रसिद्ध किताब थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो थ्रस्टन ने 7 जो बताए वो ये थे, पहला था शाब्दिक योग्यता, दूसरी अंकिक योग्यता, तीसरा है स्थानिक योग्यता, चौथा है तर्क योग्यता, पांचवा है स्मृति योग्यता, छठा है प्रत्यक्षीकरण योग्यता। अंग्रेजी टर्म्स आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो इसका जो सिद्धांत था वो ये कहता था कि VNW SRMP ये शब्द उन्होंने काम लिया। जैसे BMW होती है वैसे VNW याद रखना पड़ा। VNW, S अलग से रखो, R का मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। 7 नाम दिए, 7 का अंग्रेजी टर्म्स आप याद रख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार थर्स्टन और केली ने जो समूह कारक सिद्धांत दिया था वो क्या था। इसके साथ में जाते जाते मैं आपको एक और सिद्धांत का जिक्र भी करूंगा, उसको बोलते हैं तरल बुद्धि का सिद्धांत या तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। थोड़ा सा इसको भी देख लेना, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था उसकी चर्चा कर ले। तरल, सही नहीं आ रहा है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठोस बुद्धि का सिद्धांत, फटाफट छोटा सा सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत। इसको समझेंगे कि वास्तव में तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है क्या। देखो, जिस प्रकार स्पीयरमैन ने 2 घटक सिद्धांत दिया था वैसा ही उसी से मिलता जुलता तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। और ये जो सिद्धांत था वो केटल ने दिया था। किस विद्वान ने दिया था? केटल, एक विद्वान थे केटल, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और एक इसमें शिष्य थे केटल के, उन्होंने भी इसका बड़ा योगदान दिया था, उनका नाम था हार्न। हार्न, ये केटल के क्या थे? शिष्य थे। इन दोनों ने कहा कि जो बुद्धि है वो 2 प्रकार की होती है, एक तरल बुद्धि और एक होती है ठोस बुद्धि। एक तो होती है तरल बुद्धि और दूसरी जो होती है वो होती है ठोस बुद्धि। बुद्धि कितने प्रकार की बताई? ठोस बुद्धि, ठोस बुद्धि। जिस प्रकार स्पीयरमैन ने भी कहा था कि एक सामान्य बुद्धि होती है और एक स्पेशल बुद्धि, जनरल एबिलिटीज और स्पेशल, जी और एस फैक्टर बताए थे, जी और एस फैक्टर बताए थे, वैसे ही इन्होंने भी 2 फैक्टर बताए। जैसे स्पीयरमैन को आपको पता होगा, स्पीयरमैन ने कितने बताए थे? दो घटक बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसी प्रकार इन्होंने बताए तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि का मतलब यह होता है कि जो तरल बुद्धि आपके स्पीयरमैन के जी से मिलती जुलती है। स्पीयरमैन का सिद्धांत देखना है तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा तो उसको देख सकते हो। तो तरल बुद्धि का मतलब होता है कि जन्मजात जो बुद्धि होती है। तरल बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। जन्मजात तरल बुद्धि क्या होती है? जन्मजात। जबकि ठोस जो बुद्धि होती है वो अर्जित की जाती है। क्या की जाती है? अर्जित की जाती है, मतलब जन्मने के बाद में। ये किससे प्रभावित होती है? वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। मतलब जन्मजात होती है तो वंशानुक्रम का मतलब आनुवांशिक है, वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। और इस पर किसका प्रभाव होता है? वातावरण का प्रभाव होता है। तो उन्होंने 2 फैक्टर जो बताए वो थे जीएफ और जीसी। उन्होंने 2 फैक्टर जो बताए वो क्या थे? 2 फैक्टर कौन से थे? एक तो था जीएफ और एक था जी और जीसी। इन्होंने 2 फैक्टरों की चर्चा इसमें की थी। जीएफ का मतलब क्या होता है? फ्लूइड, मतलब तरल। जीएफ का मतलब तरल से संबंधित है। सी का मतलब क्या? क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल का मतलब क्या है? ठोस। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो तरल बुद्धि होती है ये क्या होती है? किशोर अवस्था तक जाते जाते कंप्लीट हो जाती है। जितनी होनी है वो क्या होती है? किशोरावस्था तक कंप्लीट हो जाती है। जबकि ठोस बुद्धि है वो किशोर अवस्था में प्रारंभ होती है और पूरे जीवन भर अपने अनुभवों से सीखता है। तो जो
केटल और हॉर्न थे, उन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है, जिस प्रकार पर्सनालिटी की हमने बात की थी, पर्सनालिटी क्या होती है, वातावरण और आनुवंशिकता का योग होता है, वैसे ही केटल और हॉर्न ने कहा कि जो बुद्धि होती है, क्या बुद्धि किसका योग होता है, वातावरण प्लस आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, आनुवंशिकता। ठीक है, तो जिस प्रकार पर्सनालिटी की परिभाषा होती है, वैसे ही केटल और हॉर्न ने जो सिद्धांत दिया उसमें कहा गया कि बुद्धि के दो प्रकार होते हैं, एक तरल बुद्धि होती है, एक ठोस बुद्धि होती है। उन्होंने दो फैक्टर स्पेयरमैन की तरह कहा, एक जीएफ और एक जीसी, जर्नल एबिलिटी ऑफ क्रिस्टल की मान सकते हो और जनरल एबिलिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब तरल की मान सकते हो। तो दो उन्होंने फैक्टर दिए। इस प्रकार आज हमने दो सिद्धांतों का जिक्र किया। दोनों सिद्धांत, पहला सिद्धांत पढ़ा आपने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत पढ़ा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया, केटल और हॉर्न ने, जबकि समूह बुद्धि का या बुद्धि का समूह कारक जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, केली और थ्रस्टन ने दिया था। इस प्रकार दो सिद्धांतों की चर्चा की। एक नए सिद्धांत के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट के इंतजार में आपका अपना एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।